चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज, नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। तो लर्न आउटकम्स क्या है? अंडरस्टैंड दी इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट्स है अभी हम उसको न्यू पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम दो टर्म्स को इन्वॉल्व करेंगे, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और फिर इसके लिए हम डिफरेंट कैश फ्लो डायग्राम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास द टर्म्स interest rate statements. The terms nominal and effective enter into consideration when the interest period is less than 1 year. तो इसको हम कब स्टडी करते हैं? जब हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो कब होते हैं? लेस देन 1 year। वो कैसे? इधर देखिए, पहले हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट पीरियड है। तो पीरियड ऑफ टाइम और विच इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 1% पर ईयर है, या 1% पर मंथ है, या 1% क्वार्टरली है। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या था? सिंपल इंटरेस्ट पीरियड था, जैसे हम किसी खास पीरियड के लिए क्या कर देते थे? डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या है? इंटरेस्ट पीरियड है। फिर इसमें एक और टर्म हम ऐड करेंगे, वो क्या हो गया? कंपाउंडिंग पीरियड है। तो मसलन आपके पास इसमें क्या, शॉर्टेस्ट टाइम यूनिट ओवर विच इंटरेस्ट इज चार्ज और अर्न। तो आप देखते हैं यार कि आप जो आपसे फॉर एग्जांपल 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो इसमें आपके पास जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? पर मंथली हिसाब से होंगे, और थ्रू आउट दी कितने होंगे? थ्रू आउट दी ईयर होंगे। तो इसमें आपके पास कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, जो नीचे हमने डिफाइन की है। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है कि हमारे पास पर ईयर में कितने मंथ्स है आपके पास। ठीक है, तो 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडिंग पीरियड आपके पास क्या है? 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ईयर में कितनी है? 12 है आपके पास। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ एम। जो आपके पास एम है वो बेसिकली कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, या इस तरह होता है आपके पास 10% पर ईयर कंपाउंडेड वीकली। तो आपके पास जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो क्या है? वीक है। तो पर ईयर में आपके पास कितने वीक्स हैं? तकरीबन 52 वीक्स होता है आपके पास। तो कंपाउंडिंग मतलब आपसे हर वीक में हम इतना इंटरेस्ट क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। अब बात क्लियर है? खैर है, आगे जाके और भी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? तो ये देखें, रेट ऑफ 6% पर ईयर कंपाउंडेड वीकली। तो इसमें आपके पास टाइम पीरियड जो है वो कितना है? 1 ईयर। जो कंपाउंडिंग पीरियड है वो कितना है? 1 वीक। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 52। एक हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, जिसमें आपके पास कोई कंपाउंडिंग पीरियड नहीं होती। तो वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, मसलन 10% है या 6% है, और नंबर ऑफ पीरियड जितने ईयर्स के लिए है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 10% पर ईयर है। तो इसमें कंपाउंडिंग जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स, ये परसेंटेज कितना हुआ है? 6%। और ईयर्स कितने हैं? जाहिर बात है 1 ही है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1%। ठीक है, तो उधर आपके पास पर ईयर के हिसाब से कितना है? 6 × 1, तो 60% होगा आपके पास। अगर आपके पास 1% पर मंथ है, वैसे हम क्या करना चाहते हैं? ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास कितना होगा? 1% × 12। तो आपके पास कितना हो जाएगा? नॉमिनल इंटरेस्ट 12% पर ईयर हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पीरियड, जैसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में भी कैलकुलेटेड फॉर एनी टाइम पीरियड लॉन्गर देन द टाइम पीरियड स्टेटेड। मसलन आपके पास इधर क्या था? इधर देखिए आपके पास कितना था? 1% पर मंथ था। तो ऐसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? ईयर में। तो अगर ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेमी एनुअली होगा तो आपके पास कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? सेमी एनुअली या क्वार्टरली होगा तो आपके पास कितना होगा? 3 होगा। सही है, या सॉरी 4 होगा आपके पास पर क्वार्टरली। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या है? 1.5% पर मंथ इज सेम फॉर ईच नॉमिनल रेट। तो इधर आपके पास कितना है? टाइम पीरियड
12 मंथ्स है, नॉमिनल रेट कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 24 तो 36% है। तो ये आपके पास क्या है नॉमिनल रेट पर 2 ईयर। तो इधर आपके पास टाइम पीरियड कितना है 12 मंथ्स है, तो नॉमिनल रेट क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई 12। फिर आपके पास क्या है 6 मंथ्स है, तो इधर आपके पास क्या होगा 9%। और फिर आपके पास 3 मंथ्स है, तो इधर आपके पास कितना है 4.5%। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली नॉमिनल रेट है, इसको हम किसी भी पीरियड में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में आप क्या इन्वॉल्व करेंगे कंपाउंडिंग पीरियड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1% पर ईयर है, कंपाउंडेड वीकली हो गया आपके पास, कंपाउंडेड मंथली हो गया आपके पास, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया आपके पास, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया। ठीक है, तो इधर है इफेक्टिव रेट्स आर कॉमनली एक्सप्रेस ऑन एनुअल basis as an effective rate, however any time basis may be used। तो इसे हम नॉर्मली किस फॉर्म में लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ एनुअल बेस पे या किसी और टाइम पीरियड। इससे क्या मतलब है कि पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से या एनुअली या क्वार्टर। तो मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट में कंपाउंडेड अकर ओवर टाइम पीरियड शॉर्टर देन 1 ईयर। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं परसेंटेज पर टाइम पीरियड, मसलन 10% पर ईयर, कंपाउंडेड मंथली, या आप कंपाउंडेड वीकली भी ले सकते हैं, या इधर आपके पास क्या है परसेंटेज या 6% पर मंथ, तो इधर आपके पास क्या होगा कंपाउंडेड वीकली होगा, उससे क्या होगा हमेशा लेस होगा या इक्वल। क्लियर है। इधर आपके पास जो पीरियड होगा वो पीरियड हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर या इक्वल कंपाउंडेड पीरियड से, मसलन 1% पर ईयर है, तो आपके पास कंपाउंडेड होगा या मंथली होगा सेमी एनुअली होगा, इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है 12% पर ईयर, या आपके पास इस तरह कंपाउंडेड वीक, तो ये आपके पास क्या है दोनों इक्वली हो सकते हैं। क्लियर। 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली या 12% पर ईयर कंपाउंडेड वीकली, ये आपके पास क्या होगा बराबर। Whether the effective rate may not always include the compounding period in the statements. If the compounding period is not mentioned, it is understood to the same time period mentioned with interest rate। इससे क्या मतलब है, अगर आपने लिया 10% पर ईयर लिखा है, अगर आपके पास पेपर में गिवन हो इस तरह 10% पर ईयर हो, ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड तो इसमें गिवन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि 10% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड ईयरली, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ जो पीरियड इन्वॉल्व है वो आपके पास वही होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। क्या आप कहेंगे सर इसमें कंपाउंडिंग नहीं गिवन है, इस तरह है उस तरह है, तो आप लोगों ने एज्यूम करना है कि आपके पास यही है 10% पर ईयर, तो इसमें आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड क्या होगा 1 ईयर, और अदरवाइज आपके पास क्या होगा मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट 1.5% पर मंथ मीन्स दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईच मंथ, तो इसमें कंपाउंडेड पीरियड क्या है 1 मंथ, तो ये एन इक्वल इफेक्टिव रेट स्टेटमेंट देयरफॉर 1.5% पर मंथ कंपाउंडेड मंथली, या आपके पास 1.5% पर ईयर कंपाउंडेड ईयर। समझ आ गई। इधर देख स्टेटमेंट्स में इसमें हमारे पास आई इज इक्वल टू 10% पर ईयर, तो इसमें आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड है नहीं है आपके पास, देखें सीपी इज नॉट, तो आपके पास क्या है कंपाउंडिंग पीरियड ईयर के हिसाब से इफेक्टिव 10% पर ईयर, इसमें आपके पास इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट क्या है गिवन है, ठीक है, और कंपाउंडिंग आपके पास क्या है गिवन है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया इफेक्टिव रेट पर ईयर हिसाब से आ गया, और इसमें आपके पास 1.5 ईयर पर मंथ है, तो कंपाउंडिंग पीरियड नहीं गिवन, तो आपके पास ये क्या होगा कंपाउंडिंग पीरियड उसके हिसाब से होगा। इधर आपके पास क्या है इफेक्टिव रेट 3% पर क्वार्टर कंपाउंडेड डेली, तो इसमें आपके पास क्या है सीपी स्टेटेड है, सही बात है, कंपाउंडिंग पीरियड गिवन है, और इसमें आपके पास कंपाउंडिंग पीरियड कितना है डे के हिसाब से। क्लियर है। तो इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑल इंटरेस्ट रेट एट टी
टाइम पीरियड एंड कंपाउंडिंग पीरियड वैल्यू ऑफ 1 ईयर। तो उसमें हमने जितने भी कैश फ्लो डायग्राम पढ़े थे वो किसके हिसाब से पढ़े थे, वो इसी जो हमारे पास जो 10% पर ईयर था, तो उसमें हमने एज्यूम किया था 10% पर ईयर कंपाउंडेड ईयरली। तो उसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो और नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो क्या थे, एक दूसरे के साथ इक्वल। ठीक है ना, m इज इक्वल टू 1 आता है इसमें आपके पास। अभी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा इससे, दिस मेड देम आर इफेक्टिव रेट्स। तो इस केस में आपके पास नॉमिनल और इफेक्टिव रेट क्या थे, इक्वल। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट दोनों इस केस में क्या थे आपके पास, इक्वल थे। तो नाउ इट विल बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ नॉमिनल रेट एज एन इफेक्टिव रेट ऑन द सेम बेस एंड कंपाउंड। तो अभी हमने क्या करना है, नॉमिनल रेट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू इफेक्टिव रेट। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे, ये वाला। इसमें क्या है आपके पास, नॉमिनल रेट इन टर्म ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियड, 9% पर ईयर। तो ये हम क्या करेंगे, 9% डिवाइडेड बाय, तो ईयर में कितने मंथ्स है कंपाउंडिंग, तो वो आपके पास 12 हो, तो आर डिवाइडेड बाय एम। ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। तो इधर देखें, एज्यूम आर इज इक्वल टू 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। तो हमारे पास इफेक्टिव रेट इसका क्या होगा, 9% डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इफेक्टिव रेट आ गया। और किसके हिसाब से आ गया है, पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो हर मंथ में आपके पास कितना रेट होगा, 0.575%। दूसरे मंथ में कितना होगा, 0.75। तो अप टू 12। तो ये आपके पास इक्वली डिवाइड हो जाएगी बेस्ड ऑन मंथ्स। इधर देखें, 3 different banks loans rates for electric generation equipment are listed below. Determine the effective rate on the basis of compounding period for each rate. तो ये कैसे करेंगे, 9% पर ईयर है आपके पास, तो ये कैसे करेंगे, R डिवाइडेड बाय M। तो हमारे पास कितना है, 9%। क्लियर है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली कितना होता है आपके पास, हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ईयर में कितनी आएगी आपके पास, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो कितना आएगा आपके पास, 4। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आएगी, 4। क्लियर है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके पास, 4। हाँ, ठीक है ना, बात क्लियर है। और फिर आपके पास क्या है, 9% पर ईयर है कंपाउंडेड मंथली। तो ये आपके पास कितना होगा, 9% और डिवाइड बाय 12। और इसमें कितना होगा, 4.5% डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड वीकली। तो 6 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 6 मंथ में कितने वीक्स होंगे, तो 1 ईयर में 52 वीक्स थे, 26 हो जाएंगे। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। क्लियर, तो ये देखें इधर क्या बना, हमारे पास नॉमिनल रेट कितना था, 9% पर ईयर। कंपाउंडिंग पीरियड कितना था, क्वार्टर। तो क्वार्टर कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 4। इफेक्टिव रेट कितना होता है, R बाई एम, 2.25%। तो हर ईयर में कितना होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए 2.25%, नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्लियर है, फिर आपके पास कितना है, 9% पर ईयर है। फिर आपके पास कितना है, मंथ्स के हिसाब से। तो इधर कंपाउंडिंग कितनी है, 12 है, 0.75%। तो ये देखें, ये तो क्लियर हो गया ना, वीक्स है 26 हो गए, टोटल वीक्स कितने थे ईयर में, 52। तो इसे हाफ कर लें डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 26। तो ये कितना हो गया आपके पास, 0.17। तो थ्रू आउट द ईयर आपके पास 26 वीक्स है, तो सारी वीक्स में आपके पास कितना होगा, 0.17%। होप सो समझ आया होगा। इधर आपके पास टेबल 1 पॉइंट देखें, वेरियस वे टू एक्सप्रेस दी नॉमिनल and effective interest rates. So nominal rate stated, compounded period stated. तो इसका फॉर्म क्या होगा, 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसके लिए हम इफेक्टिव रेट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, 8% डिवाइडेड बाय कितना होगा, क्वार्टरली 4। फिर आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट स्टेटेड, नो कंपाउंडिंग पीरियड, 8% पर ईयर है।
तो ये क्या हम रिज्यूम करेंगे, कंपाउंडिंग पर ईयर। आपने क्या रिज्यूम करना है, इसे कंपाउंडिंग पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि इसके साथ कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, रिज्यूम। अब क्लियर है? हाँ। फिर हमारे पास कन्वर्जन है कि हमने क्या करना है, इफेक्टिव नॉमिनल रेट्स को कन्वर्ट करना है इफेक्टिव एनुअल रेट्स में। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफेक्टिव आई ए क्या शो कर रहा है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है। आई क्या है, इफेक्टिव रेट फॉर वन कंपाउंडेड पीरियड। और पेरा एम क्या है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ईयर के हिसाब से। तो इधर देखें, इधर आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% पर ईयर है। तो इसका हमने नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट फाइंड करना है। तो इधर क्या है, क्वार्टरली हिसाब से और आपके पास मंथली हिसाब से। क्लियर है? तो नॉमिनल रेट पर ईयर, तो आपके पास क्या है, गिवन है 12% पर ईयर। तो इसकी जो हमने क्या फाइंड करनी है, कंपाउंडिंग इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली एंड मंथली। तो इधर आपके पास क्या है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली कितनी है फ्रीक्वेंसी, 4। ये तो क्लियर है। और 12% गिवन है, तो आपके पास कितना आ गया है, आई 3%। आई आपके पास कितना आ गया है, 3%। तो इधर हम 3% को क्या करें, 3/100, तो कितना आएगा, 0.03। तो इसके साथ ऐड कर ले, तो ये आपके पास कितना आएगा, 12.55%। तो इधर देखें, पहले कितना था, 12% पर ईयर, और इधर आपके पास अभी कितना है, 12.55%। तो जितना हमारे पास एम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन नॉमिनल। हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन दी नॉमिनल। ये देखिए 12.55% है, इधर क्या है, 12%। अब बात क्लियर है? अभी देखिए, हम एम को और ज्यादा कर रहे हैं। पहले क्या था, क्वार्टर के हिसाब से था, अभी मंथ के हिसाब से कर रहे हैं। तो मंथ क्या है, 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे, 12। तो 1% पर ईयर है। तो ये आपके पास आई कितना है, 0.01। फ्रीक्वेंसी अभी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। पहले क्या था, क्वार्टरली था, फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4 थी। एम क्या था, 4 था। अभी क्या हो गया, 12। तो 12.68। ये देखे, ये इससे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना। और स्टिल इससे क्या है, ग्रेटर। तो इस चीज का ख्याल रखें। अगर हम इसी प्रॉब्लम को ले और आगे कंटिन्यू कर ले किसके लिए, वीक्स के लिए। तो वीक्स के लिए कितना होगा आपके पास, वीक्स के लिए 12% डिवाइडेड बाय 50। तो वो परसेंटेज इससे कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 52 से 0.23 0.231। तो इसके साथ फिर आप क्या कर ले, 1 प्लस 0.231 और रेज टू पावर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.00231। मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने तो अभी देख ले इससे कितना आएगा। तो आपके पास क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। बस ठीक है, 12.73% आ रहा है ना इससे कितना आ रहा है, 12.73% आ रहा है। ये आप खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास इससे क्या है, ग्रेटर आ रहा है। जितना हम एम को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? पहले क्या था, 12% था। ठीक है, क्वार्टरली हिसाब से कितना हो गया, 12.55 हो गया। मंथली हिसाब से कितना हो गया, 12.68 हो गया। और फिर आपके पास वीकली हिसाब से कर लें तो 12.73 आ गया। अगर आप डेली हिसाब से कर लें, डेली, तो डेली हिसाब से कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 365। तो ये देख लें, डेज पर डिवाइड करेंगे तो इस पे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या होगा, डेली हिसाब से। अगर अर्ली हिसाब से करना चाहते हैं, अर्ली हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह आप लोगों की मर्जी है उसके मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है,
अभी आपके पास एनुअली बेस था, तो आप किसी भी टाइम पीरियड में उसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉमिनल रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इफेक्टिव रेट्स फॉर एनी टाइम पीरियड। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आपके पास आर डिवाइड बाय एम है। तो इसमें आपके पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर एनी टाइम पीरियड, उसमें आपके पास क्या था, एनुअली था, और ये क्या है, फॉर एनी टाइम पीरियड। तो इस वजह से हमने इसमें क्या डाला था, आई इंटू ए, और इसमें आपके पास क्या होगा, ओनली फॉर एनी टाइम पीरियड। तो इधर देखें, ये स्प्रेडशीट का फॉर्मूला इसके लिए क्या है, ये वाला है। सल में क्या लिख लें, ई डबल एफ ई सी टी, बस सिर्फ आर परसेंटेज लिखे, एम लिखे, तो वो आपको क्या देगा, इफेक्टिव रेट दे देगा। क्लियर है। तो इधर देख एग्जांपल, 1.2% पर मंथ, डिटरमिन द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स पर क्वार्टर पर ईयर। तो पर क्वार्टर के हिसाब से अगर आपके पास है उधर क्वार्टरली था, तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, बस आपने क्या डालना है, 3 डालना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पर मंथ है, डिटरमिन द एनुअल रेट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने डिवाइड करना था, अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। क्लियर है। नॉमिनल रेट क्या था आपके पास, पहले हम डिक्रीज कर रहे थे, अभी हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, समझ आ गई। ये देखिए, पर मंथ है, डिटरमिन द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट्स पर क्वार्टर या पर ईयर है। तो आपके पास कितना है रेट, 1.2%, और टाइम पीरियड कितना है, 3 है। अगर आपने शुरू में फार्मूला देखा था कि हमारे पास नॉमिनल रेट किसके इक्वल होगा, 1.2% और नंबर ऑफ पीरियड्स। तो आपके पास पर क्वार्टर के हिसाब से कितना है, 3.6% पर क्वार्टर है। तो ऐसा अगर आप इफेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 1 प्लस 0.036, 3.6 डिवाइड बाई 100। तो नंबर ऑफ आपके पास एम कितना होगा, 3, क्वार्टर कितना है, 3। ठीक है ना, एम कितना होगा, 3 होगा आपके पास। तो ये आपके पास पहले 3.6 था, तो अभी कितना है, 3.64%। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, नॉमिनल से क्या है, ज्यादा है। उसमें क्या था, 3.6 था, अभी 3.64। अगर हम ऐसे ईयरली के हिसाब से कर लें तो आपके पास कितना है, 1.2% इंटू 12, तो आपके पास कितना आ गया, 14.4% पर ईयर। तो ये आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3.6%। अगर ये आपके पास इस तरह होता 1.2% पर ईयर, जो इससे पहले हमारे पास ये एग्जांपल था, ये देखें 12% पर ईयर था, इधर आपके पास क्या है, क्वार्टरली। तो ईयर में आपके पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी, 4 थी। अभी आपके पास क्या है, 12% पर मंथ है, और आपको क्या है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में कितना है आपके पास, मंथ्स क्वार्टर में कितना होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 3 लेनी है। आप समझ आ गए, हमने इसके पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, अभी हम ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास इधर मंथ के हिसाब से है और इधर आप क्वार्टर है। तो जाहिर बात है, क्वार्टर क्या है, ग्रेटर है ना मंथ से, पर क्वार्टर। क्योंकि आपके पास क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। तो इस वजह से इधर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड के बजाय क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अभी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इस वजह से हमारे पास क्या गया, 3.6% पर क्वार्टर। तो इससे हम डिवाइड करेंगे, 3.6 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कितना गया, 0.036, और डिवाइडेड बाय एम, एम कितना है आपके पास, 3 है, तो रेज टू पावर 3। तो आपके पास कितना आ गया, 3.64, और पहले आपके पास कितना था, 3.6 था, अभी हमारे पास कितना है, 3.64। होप सो समझ आया होगा।